नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। पॉलिटिकल साइंस जो जून में परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और 29 जून की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर सॉल्व करवाया जा चुका है। 28 जून की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर सॉल्व करवाया जा चुका है। और डेली जो है आपके लिए मेहनत करके डीआई से लेकर मैथ तक सारे 45 प्रश्नों को विस्तृत हल प्रदान किया जाता है। तो इसको आप देखिए, जो भी विद्यार्थी फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ में चूक जा रहा है तो ये जो है क्लासेस उनके लिए काफी महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगी। इसको जो है आप लोग देखिए। चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पर चलेंगे। विद्यार्थियों ने कहा है कि हिंदी में ही करवाइए, तो हिंदी में जो है अ, पढ़ते हैं इसको। निम्न तालिका में मई से सितंबर तक के 5 भिन्न महीनों में बेचे गए लाल व सफेद ईवी की कुल संख्या में से लाल विद्युत वाहनों की बिक्री की संचित संख्या और बेचे गए ईवी की कुल संख्या का संचित प्रतिशत दर्शाया गया है। यहाँ पे जब ये पहली बार प्रश्न आया था नेट जेआरएफ की परीक्षा में, तो ये संचयी बारंबारता का जो है वो प्रश्न आ गया था और कई विद्यार्थी जो हैं वो इसको कर नहीं पाए थे, समझ ही नहीं पाए थे कि नेट की परीक्षा का चाल क्या है। ठीक है, तो इसमें वही दिया गया है, उसी के तर्ज पर हर शिफ्ट में प्रश्न आया है। इसमें जो है देखिए माह दिया है, माह मतलब महीना होता है। और लाल ईवी की बिक्री की संचित संख्या दी गई है और ईवी बिक्री की जो है संचित संख्या दी गई है, जिसमें है रेड एंड व्हाइट दोनों का प्रतिशत दिया गया है। तो उसी के आधार पर प्रश्न बनेगा। मई जून जुलाई से लेकर सितंबर तक जो है वह डाटा दिया गया है। इसमें जो है पूछा गया है कि अगस्त में बेचे गए लाल ईवी की संख्या क्या है। क्या पूछा गया है? अगस्त में बेचे गए लाल ईवी की संख्या। तो अगस्त का डाटा हम लोग चलते हैं। अगस्त में लाल ईवी की संचयी संख्या क्या है? 1032 है, तो यहां पे लिख देता हूं अगस्त में बेचे गए रेड रेड लिख दे रहा हूं, रेड ईबी की संख्या। तो यह कितनी दी गई है? 1032 दी गई है। कितनी दी गई है? 1032 दी गई है। और उसके बाद जुलाई तक लाल ईबी की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि अगस्त में पूछा गया है तो जुलाई का भी निकालेंगे। संचयी में जो है एक वर्ष पीछे का भी डाटा लिया जाता है। यही जो है विद्यार्थी गलत कर दे रहे थे और उनका उत्तर नहीं आ पा रहा, तो जुलाई में भी डाटा निकालना पड़ेगा। तो जुलाई में बेचे गए रेड ईबी की संख्या, या यूं कहे संचयी संख्या। तो संचयी संख्या कितनी है? 816 है। कितनी है? 816 है। बस कुछ नहीं करना था, जब इसको इसमें घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 12 में 6 गए 6, उसके बाद जो है 3 में यहाँ बचा कितना? 2, 2 में 1 गया 1, और यहाँ बचा कितना? 10, 10 में 8 गए 2, तो 216 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 216 इसका जो है आपका उत्तर हो जाएगा। बस ध्यान यहाँ पे क्या देना था, ध्यान देने वाली जो बात थी कि पिछले वर्ष का डाटा जो है, संचयी की बात किया गया है तो पिछले वर्ष के डाटा को लेकर हमको चलना है। आगे चलते हैं। जून में बेचे गए सफेद ईवी की संख्या और अगस्त में बेचे गए लाल ईवी की संख्या के बीच अंतर पूछा गया है। तो जून में बेचे गए सफेद ईवी की संख्या और अगस्त में बेचे गए लाल ईवी की संख्या के बीच का अंतर पूछा गया है। तो जून तक का संचयी प्रतिशत कितना दिया गया है? जून तक का संचयी प्रतिशत जो दिया गया है वह 41% दिया गया है। और मई तक का संचयी प्रतिशत कितना दिया गया है? या 25% दिया गया है। कितना दिया गया है? 25%। सफेद पूछा गया था इसलिए जो हुआ परसेंटेज वाला उठा रहा हूं। तो ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? जून तक का संचयी प्रतिशत कितना है? जून तक का संचयी प्रतिशत कितना आपको दिया है? 41%। और उसके बाद मई तक का संचयी प्रतिशत कितना दिया गया है? मई तक का संचयी प्रतिशत वह आपको दिया गया है 25%। ठीक है। अब जून में बेचे गए कुल ईबी की संख्या निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? जून में बेचे गए ईवी की कुल संख्या
तो यहां पर जून में बेचे गए ईबी की कुल संख्या जो है वह कैसे निकलेगी? 2400 जो है हमारे पास टोटल डाटा है, 2400 जो है वह हमारे पास टोटल डाटा है। कहां पे है इसको दिखा दे रहा हूं। सभी 5 महीनों में बेचे गए ईबी लाल व सफेद दोनों को मिला की संख्या 2400 दी गई है। तो यहाँ पे जो है वही लिखा हूं, कहा गया कि जून में बेचे गए ईबी की जो कुल संख्या है वह 2400 है। उसके बाद जो है वह आप 41 में से 25 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि पिछला डाटा लेकर इसमें चलना रहता है। तो 41 माइनस 25 करेंगे, ठीक है, बटे 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। तो अब ये आपका कितना हो जाएगा? 2400, 41 में 25 गए तो 40 में आप 20 घटा लीजिए तो 20 बचेगा। और उसके बाद फिर इसमें जो है 4 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? ये 16 बच जाएगा। तो ये 16 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काटा तो ये हो गया आपका 24 गुणे 16। कितना हो गया? 24 गुणे 16। तो 24 गुणे 16 करिए, 24 गुणे 16, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 और 1 चौके 4, 1 दो के 2, 4 4 8, 2 1 3। तो 384 जो है ये आपका ये वाला डाटा आ गया। अब इसमें जून तक लाल ईबी की संचयी संख्या कितनी है? जून तक में जो है लाल ईबी की संचयी संख्या कितनी है? 456 दी गई है। तो इसको भी लिखना पड़ेगा, जून तक में लाल ईबी की संचयी संख्या, जून तक में लाल ईबी की संचयी संख्या। तो यह आपका कितना दिया गया? ये 456 दिया गया। और मई तक लाल ईबी की संचयी संख्या, मई तक, मई वाले में कितना दिया गया है डाटा एक बार देखिए। तो मई में आपका जो दिया गया है डाटा 360 दिया गया है। कितना दिया गया है? 360, यहाँ पे 360, ठीक है। तो अब इसमें जो है 456 में फिर हम लोग 360 घटाएंगे, जैसे यहाँ पे 41 में 25 घटाए थे। तो 456 में 360 घटाइए, 0, 15 में 6 गए 9 और यहाँ पे 0। तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा? ये घटा के 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। अब जो है जून में सफेद ईबी की संख्या कुल कितनी है? तो यही जो डाटा हमको मिला था कितना? 384। जून में सफेद ईवी की संख्या, तो ये आपका ये वाला डाटा 384 और ये वाला डाटा जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पे 15 में 6 गया 9 और ये कितना मिला था आपका? 456 में 360 घटाएंगे। एक बार फिर से घटाइए, यहाँ पे तो 96 आना चाहिए ना। 15 में हाँ, ये जो है आपका 96 आएगा। तो ये जो है जून में सफेद ईबी की संख्या कितनी हो गई? ये 384 माइनस जो है आप करेंगे 96। तो 384 में जो है 96 आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 14 में 6 गए 8। उसके बाद जो है कितना बच जाएगा आपका? यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये 13, ये 3 3 में गए तो 218। ये आपका सॉरी यहाँ पे जो है 8 बचेगा, 288 घटा के आप देखिए, 384 में 96 घटा तो 288 जो है ये आपका बन गया। जून में सफेद ईबी की कुल संख्या हम लोग निकाल दिए। अब ये प्रश्न चूंकि बड़ा है तो अगस्त तक में भी लाल ईबी की संचयी संख्या कितनी दी गई है? इसको कहां पे किया जाए? इसको यहां पे कर दिया जाए। अगस्त में लाल ईबी की संख्या, अगस्त में लाल, एक एक चीज ध्यान से देखते जाइए और ना हो तो फिर से वीडियो वो चला के देखिए कहां पे क्या लिख रहा हूं। अगस्त में लाल ईबी की संख्या कितनी दी गई है? यह संख्या दी गई थी 1032, हम लोग जान रहे हैं। और जुलाई तक में लाल ईबी की संख्या कितनी दी गई है? जुलाई में लाल ईबी की संख्या कितनी दी गई है? ये आपका देखना पड़ेगा, जुलाई में लाल ईबी की संख्या कितनी दी गई है? तो 816 दी गई है। कितने दी गई है? 816 दी गई है।
तो अब इसमें भी क्या करेंगे, 1032 में जो है हम लोग 816 घटा देंगे, 1032 माइनस 816, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 में 6 गए 6, और यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 10 में 8 गए तो 216 जो है ये आपका यहाँ पे बच रहा है। अब अभीष्ट अंतर पूछा गया है, तो यही 288 में हम लोग 216 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 288 में 216 घटा देंगे, यहाँ पे घटा दे रहा हूं, 288 में 216 घटा देंगे, 8 में 6 गया 2, और 8 में 1 गया 7, तो ये आपका जो है वह 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। अब ये इस प्रश्न को मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मैं जान रहा हूं आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसमें पूछा क्या गया था, जून में बेचे गए सफेद ईबी की संख्या और अगस्त में बेचे गए लाल ईबी की संख्या के बीच का अंतर पूछा गया था। तो जून में जो है हम देख रहे हैं कि डाटा क्या है, सफेद ईबी की बात किया गया है, तो इस वाले से, रेड वाले से हम लोगों को कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जून में जो है 41% का डाटा लिया, और एक साल पीछे का डाटा मई तक वाला लिया 25%। तो 41 में जो है वो दोस्तों 25% को घटाना होगा, तभी जो है हमको मई तक का डाटा मिलेगा। और टोटल 5 साल में दिया गया है, तो 2400 का ये हम लोग 41 माइनस 25 घटाकर निकाले हैं, तो 2400 का 16% निकाले हैं, तो 384 हो गया। अब यहाँ पे देखिए लाल ईबी की संख्या के बीच का भी अंतर पूछा गया था, तो जून तक में लाल ईबी की संख्या कितनी दी गई थी, 456, और मई तक में लाल ईबी की संख्या 360 दी गई थी। इसको हम लोगों ने घटा लिया, तो ये आपका 384 पहले वाला डाटा, और ये जो घटाए तो ये 96 आया ये डाटा, ये तो 288 हो गया। अब अगस्त में ये देखिए यहां तक पूछा गया है अगस्त में, तो अगस्त तक का ही डाटा निकालने के लिए जून और मई तक का डाटा निकाला गया है। बड़ा प्रश्न था, उलझाऊ प्रश्न था, तो यही डाटा निकाल के यहाँ पे जो है उत्तर निकाला गया है। अब यहाँ पर जो है मई जून जुलाई को मिलाकर बेचे गए कुल सफेद ईबी की औसत संख्या क्या है, तो ये भी काफी बड़ा प्रश्न है। इसमें जो है एक एक डाटा आपको निकालना पड़ेगा। तो मई तक का संचयी प्रतिशत हम लोग जान रहे हैं कितना दिया गया है, मई तक का परसेंटेज कितना दिया गया है, 25% दिया गया है। एक एक चीज ध्यान से देखिए। और मई में बेचे गए कुल ईबी कितने हैं, मई में बेचे गए कुल ईबी, तो ये आपका 2400 गुणे मई में देखिए कितना है कुल ईबी। मई में जो कुल ईबी है वह दोनों को मिलाकर 25% है, सफेद और लाल दोनों को मिलाकर जो है 25% है। तो 2400 का जो है वह 25% निकालेंगे, तो ये 2400 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुणे 25 करेंगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये मई में बेचे गए ईबी की कुल संख्या प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार लाल ईबी की बिक्री मई में संचयी संख्या कितनी दी है, तो यह मई में रेड ईबी की बात होगा, रेड ईबी की बात, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 360। संचयी संख्या जो है वह 360 दिया गया है, ये डाटा दिया गया है, आप देखिए मई वाले में जाके रेड वाले की, तो 360 ये आपको दिया गया है। फिर मई में जो है सफेद ईबी की बिक्री हमको यदि निकालना है, मई में जो है सफेद ईबी की बिक्री निकालना है, सफेद ईबी की बिक्री यदि निकालना है, तो हम जान रहे हैं कि 600 में जो है वह 360 घटा देंगे तो हमको सफेद वाला पता चल जाएगा। 600 में 360 घटा देंगे तो सफेद वाला पता चल जाएगा। यदि आपको, आप समझिए सीधा सीधा, यदि आपको दो डाटा दिया गया है जिसमें रेड वाले का आपको पता है कितना है, और टोटल डाटा आपको पता है कि लाल और सफेद दोनों मिला के, रेड प्लस व्हाइट दोनों मिला के ये डाटा दिया गया है, तो क्या आप सफेद वाले का डाटा नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो 600 में जो है वह 360 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 10 में 6 गया 4, कितना बच गया, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे बचा 5 में 3 गए 2, 240 जो है यह आपका डाटा मिल गया मई में सफेद ईबी की संख्या जो बिक्री हुई है। अब जून तक का संचयी प्रतिशत कितना दिया गया है, ये मई वाला निकाल लिए। अब जून तक का संचयी प्रतिशत, जून तक का संचयी प्रतिशत, ये डीआई काफी अच्छी डीआई आई थी,
तो इसमें जो है यही सब आपको अभ्यास करना है, इसी के तर्ज पर जो है प्रश्न बनेंगे और यही डीआई मैथ जो है आपको जेआरएफ तक ले जाएगा। जून तक का संचयी प्रतिशत जो है वह दिया गया है 41%। कितना दिया गया है? 41%। देख लेते हैं, 41 ही था ना? हाँ, 41% जून तक का। और इसके बाद इसमें क्या निकालेंगे? मई तक का संचयी प्रतिशत कितना दिया गया है? तो मई तक का संचयी प्रतिशत, मई तक का संचयी प्रतिशत, तो यह जो है आपको दोस्तों कितना दिया गया है? 25% दिया गया है। कितना दिया गया है? 25%। अब फिर वही स्वाभाविक से कि जून में बेचे गए कुल ईबी की संख्या कितना निकल जाएगी? तो जून में बेचे गए कुल ईबी, टोटल ईबी जो है वह 2400, पांचों का डाटा दिया गया था। 41 में जो है 25 घटा देंगे, तो 41 में जो है 25 घटाएंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 जब प्राप्त होगा तो 2400 गुणे 16/100, यहाँ पे समझ लीजिएगा माइनस किया गया है, माइनस किया गया। ठीक, तो 2400 में 1600 घटाएंगे, ये दो जीरो दो जीरो, 24 गुणे 16, 6 चौक 24, कितना हो गया? 6 चौक 24, और ये 16, 16 चौक 64, और ये आपका हो गया 384। गुणा करके आप चाहे देखिए, 16 चौक 64, 384, 4 हासिल 6, हाँ 384, ये आपका डाटा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जून तक लाल ईबी की संचयी संख्या कितनी है? जून तक लाल ईबी की संचयी संख्या, संचयी संख्या, तो जून तक लाल ईबी की संचयी संख्या कितनी है? जून तक लाल ईबी की संचयी संख्या जो है जून तक 456 है, उसके पीछे वाला भी डाटा लेंगे 360। तो जून तक जो है वह लाल ईबी की संख्या कितनी है? 456। अब इससे पीछे वाला भी डाटा लेंगे, मई तक जो है लाल ईबी की संचयी संख्या कितनी है? ये कितनी दी गई है? 360। अब इसी 456 में हम लोग 360 घटा देंगे, तो क्या हमको जो है वह जून में बेचे गए लाल ईबी की संख्या नहीं प्राप्त हो जाएगी? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। 15 में 6 गए 9, 3 में 3 गए 0, तो ये आपका जो है 96 प्राप्त हो गया। कितना हो गया? 96 प्राप्त हो गया। अब जून में सफेद ईबी की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जून में सफेद ईबी की संख्या, सफेद ईबी की संख्या तो यही जो है टोटल ईबी और लाल ईबी, 384 में 96 घटा देंगे, 384 में 96 घटा देंगे, तो ये आपका कितना होगा? 14 में 6 गए 8, और यहाँ पे जो है बचा कितना? यहाँ पे भी बचा 8, यहाँ पे बचा 2, 288 जो है ये आपका जून में प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें जो है एक एक डाटा निकालना पड़ेगा। जुलाई तक पूछा गया है तो जुलाई में निकालेंगे। जुलाई वाला कहाँ निकाल दिया जाए? जुलाई तक का संचयी प्रतिशत, तो जुलाई में जो है संचयी प्रतिशत कितना दिया गया है? जुलाई तक का संचयी प्रतिशत, तो जुलाई में जो है संचयी प्रतिशत दिया गया है 61%। डाटा देख ले रहा हूं, 61% है। और जुलाई के बाद जब 61% ये आ गया डाटा, तो जून तक का संचयी प्रतिशत जो है वह कितना है? एक साल पिछले का डाटा बताया हूं, लिया जाएगा। ये जो है आपका कितना दिया गया है? 41%। फिर वही प्रक्रिया कि 2400 का इसमें 61 में 41 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 61 में 41 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 2400 गुणे 20/100, तो ये जो है आपका कितना प्राप्त हो गया? 480 प्राप्त हो गया। तो जो है ये जुलाई तक का प्राप्त हो गया। अब फिर वही काम करना है कि जुलाई में जो है हमको लाल ईबी की संख्या, संचयी संख्या निकालनी पड़ेगी। ये सब प्रश्न देके ना विद्यार्थियों को समय जो है, सबसे पहले जो है उनका दिमाग पे इतना प्रेशर आ जाएगा कि वही छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं चाहिए जेआरएफ। तो इस तरीके के प्रश्नों को डालने के पीछे एनटीए का यही पैटर्न रहता है। यदि आपको 3 घंटे जो आपका सेकंड पेपर है उसका समय यदि इसमें जो है ना इंक्लूड कर दिया जाए, जो उसमें बचता है, तो कई विद्यार्थी तो जो है 1 घंटे में तो मेरे हिसाब से 20 ही प्रश्न पहुंच पाएंगे इस तरीके से। तो चलते हैं, जुलाई तक में जो है ये 480 आ गया। अब जुलाई तक में जो है ईबी की संचयी संख्या कितनी है? इसको जो है अब कहाँ पे किया जाए, ये वाला जो प्रश्न है यहीं पे कर दे रहा हूं, उसके बाद इसको मिटा दूंगा। जुलाई तक में ईबी की जो है
संचयी संख्या कितनी है? जुलाई तक में ईबी की संचयी संख्या हम लोग जान रहे हैं 816 है। और जून तक में ईबी की संचयी संख्या कितनी थी? जून तक में ईबी की संचयी संख्या कितनी थी? तो ये आपका दिया गया था 456। कितना दिया गया था? 456। फिर वही काम करना है कि जुलाई में बेचे गए लाल ईबी निकालना है। जुलाई में बेचे गए लाल ईबी। ये सब प्रश्न आपको कोई हल भी नहीं करवाएगा, मैं बता रहा हूं। यूट्यूब पे आपको सरल सरल प्रश्न ला के पीवाईक्यू 10-10 मिनट का वीडियो आपको करवा दिया जाएगा और उसमें बताया भी नहीं जाएगा कि किस में किस लिए सही है। ठीक है, तो और जो विद्यार्थी माथ खाता है वह मैथ में और डीआई रीजनिंग में जो अलग कर ले जाता है उसी का जेआरएफ होता है। तो विस्तृत हल दे रहा हूं इसी के पैटर्न पर, जो है हर बार परसेंटेज बेस्ड डीआई, इसी प्रकार की डीआई पूछी जाती है। तो अभ्यास करिए, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा तो सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। जुलाई में बेचे गए लाल ईबी की संख्या जो है हम जान गए कि 816 में सर 456 घटा देंगे तो 6 में 6 गए 0 और 11 में 5 गए जो है वह आपका कितना हो जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 3, तो ये 360 हो गया। अब सफेद ईबी की बात आ गई। सफेद ईबी की संख्या, सफेद ईबी की संख्या, तो सफेद ईबी की संख्या कैसे निकलेगी? टोटल डाटा हम लोगों को पता है 480 है और उसमें जो है 360 घटा देंगे तो लाल वाला घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8 में 6 गए 2 और 4 में 3 गए 1, तो ये 120 आपका ये वाला प्राप्त हो गया। ठीक, अब जो है मई जून जुलाई में बेचे गए सफेद ईबी का औसत आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मई जून जुलाई को मिलाकर बेचे गए सफेद ईबी की औसत। तो अब जो है मेन खेला जो है अब होगा यहाँ पे। मई जून जुलाई में बेचे गए सफेद ईबी, तो मई में कितना प्राप्त हुआ था? मई वाला डाटा कहाँ गया? सब डाटा इसी में मिल गया है। तो मई में जो है वह 240 और उसके बाद जो है जून वाले में कितना प्राप्त हुआ था? तो ये 288 और ये वाला कितना प्राप्त हुआ? 120। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? औसत 240 प्लस 288 प्लस 120 और टोटल कितना संख्या है? 3। तो इसी से जो है वो हम लोग भाग देंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 240 में 288 जोड़ना है तो 240 और 240 को ही जोड़ लीजिए, या तो 24 और 12 जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 1 3, ये 320 के करीब बनेगा। और 300 में से 200 जोड़ेंगे तो 588 के करीब बनेगा। उसके बाद जो है ये 88 बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 600 ये बन गया। बचा कितना इसमें? बचा कितना इसमें? 240 जोड़िए, जोड़िए, फिर से जोड़िए। 200 400 इसका डाटा उठाया, उसके बाद ये 520, उसके बाद ये कितना पहुंच गया इसमें? 88 बचा 600, तो ये 648 बन गया। 648 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3 और 3 छंग 18, तो 216 जो है इसका आंसर आ जाएगा। कितना औसत आएगा? 216 इसका आंसर आ जाएगा 3 वाले का। एक सेकंड रुकिए, अब सारे डाटा को जो है एक बार समझ लीजिए तो मिटा दिया जाए। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए सारे डाटा, तो इसको मिटाया जाए फिर अगला प्रश्न किया जाए। इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये मिट क्यों नहीं रहा है भाई? ये थोड़ा सा लो काम करता है ना। एक सेकंड रुकिए। मिट जा भैया, थोड़ा इस इन सब के लिए माफ कर दिया करिए, धीमे धीमे सीख रहा हूँ। तकनीकी समस्याएं हैं, पता नहीं आज क्यों इस पे काम नहीं कर रहा है, थोड़ा धीमे काम करता है। धीमे धीमे मिटा रहा है, तब तक जो है आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, तो अब चलते हैं मई में बेचे गए, ये वाला प्रश्न हो गया ना, प्रश्न संख्या 4 जो है इसमें क्या पूछा गया है कि मई में बेचे गए ईबी की संख्या और अगस्त में बेचे गए लाल ईबी की
मई में बेचे गए ईबी की संख्या, क्या पूछा गया, मई में बेचे गए सफेद ईबी की संख्या सितंबर में बेचे गए जो है लाल ईबी की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। मई में बेचे गए सफेद ईबी की संख्या सितंबर में बेचे गए लाल ईबी की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो मई तक में जो है हम लोग जान रहे हैं कितना दिया गया है, मई तक का डाटा उठाइए। मई तक संचयी प्रतिशत, मई तक में संचयी प्रतिशत कितना दिया गया है, कितना, 25% था। हाँ 25% दिया गया, कितना दिया गया है, 25% दिया गया है। और मई में बेचे गए कुल ईबी निकाल लेंगे, मई में बेचे गए कुल ईबी निकालेंगे तो क्या होगा, वही टोटल 2400 गुणे 25/100 जो हम लोग करते आए हैं। तो 24 गुणे 25 हम लोग जान रहे हैं कि 600 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मई में लाल ईबी की संख्या कितनी हो जाएगी, मई में लाल ईबी की संचयी संख्या, संचयी संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपका 360 दिया था। अब जो है सफेद ईबी निकालना है, तो टोटल ईबी पता है, लाल ईबी पता है, तो सफेद ईबी हम लोग निकाल लेंगे। सफेद ईबी की संख्या कितनी है, तो ये 600 में जो है वह 360 घटा देंगे तो हमको जो है सफेद ईबी की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 600 में 300 गए 300, और ये इसमें 300 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। अब जो है सितंबर तक लाल ईबी की संचयी संख्या कितनी है, सितंबर तक, सितंबर तक जो है लाल ईबी की संचयी संख्या 1232 दिया गया है। कितना दिया गया है, 32। सितंबर तक, सितंबर तक लाल ईबी की संचयी संख्या, संचयी संख्या जो है कितना दिया गया है, 1232 दिया गया है। और अगस्त तक लाल ईबी की संख्या, क्योंकि पिछले वर्ष का डाटा निकालेंगे हम लोग, अगस्त तक लाल ईबी की संचयी संख्या कितनी दी गई है, ये आपकी दी गई है, कितना दी गया था, 1032 दिया गया था। तो कुछ नहीं करना है, यही हमको घटा लेना है। तो 1232 में 1032 घट गया तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 200 बच गया आपका। अब अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो 240 से लेके 200 तक में कितनी वृद्धि हो गई है। तो 240 से लेके ये वाला डाटा, ये 240 कहाँ गया, ये 240 से 200 तक में कितनी वृद्धि हुई है, उल्टा देखिए, यहां से 200 से 240 में कितनी वृद्धि हुई, 40 की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई, 40 की वृद्धि, बस यही प्रतिशत पूछा गया था। तो यहाँ पे कर देंगे कि 40 और कितने पे से, 200 में से, तो 40/200 गुणे 100। तो ये इसको आप काट दीजिए, चाहे 100 दूनी 200 और 2 बिसाम में 40, तो ये 20% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये 20% आपका आंसर आ गया। पूछा क्या था, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, मई में बेचे गए सफेद ईबी की संख्या सितंबर में बेचे गए लाल ईबी की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो मई तक में जो है संचयी प्रतिशत 25% दिया था, आपका डाटा दिया गया है। मई में बेचे गए कुल ईबी, कुल ईबी निकालेंगे जिसमें सफेद और जो है लाल दोनों का समन्वय है। 2400 का 25% 600 आ गया। अब मई में लाल ईबी की संख्या 360 दिया है, और टोटल ईबी हमको पता है कि 600 है, सफेद और लाल मिला के। तो अकेले सफेद का निकालना है तो हम लोग जानते हैं, निकाल देंगे 600 में 360, तो ये जो है 240 प्राप्त हो गया। अब सितंबर तक में लाल ईबी की संख्या 1232 दी गई है, ये डाटा दिया गया, और इसके पिछले वर्ष का अगस्त तक का संचयी प्रतिशत 1032। तो यही करके जो है आपका आंसर निकाला गया है। अब इसमें चलते हैं कि मई में बेचे गए ईबी की संख्या और अगस्त में बेचे गए लाल और सफेद ईबी की औसत संख्या का अनुपात क्या है। ये वाला जो प्रश्न है उसी प्रकार है। तो मई में बेचे गए कुल ईबी की संख्या, मई में बेचे गए ईबी की संख्या, तो ईबी की संख्या आ गया मई में बेचे गए, तो इसमें जो है सफेद और लाल दोनों का समन्वय हो जाएगा। मई में बेचे गए ईबी की संख्या, मई में बेचे गए ईबी की संख्या जो है लाल एवं सफेद मिला के कितना है, 2400 है। कितना है, 2400 है। और प्रतिशत आपका मई तक का कितना दिया था, 25%। मई तक का संचयी प्रतिशत ये जो है 25% दिया गया है। कितना दिया गया है, 25%। कितना, 25%। अब मई में बेचे गए ईबी की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, मई में
बेचे गए ईवी की संख्या जो है 2400 गुणे 25/100। तो ऐसा नहीं है कि बार बार आपसे ज्यादा कैलकुलेशन करवाएगा, ये कैलकुलेशन हम लोग बार बार जान रहे हैं कि 24 गुणे 25 करेंगे 600। तो वहां पे घबराहट में आकर विद्यार्थी छोड़ छाड़ के कहता है कि चलो आगे चलते हैं, भाड़ में जाए जे यार। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, मान लीजिए डीआई करना पड़ेगा, मैथ करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब इसमें अगस्त में बेचे गए लाल और सफेद ईबी की औसत संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो अगस्त में बेचे गए लाल ईबी, अगस्त में बेचे गए लाल ईबी की संचयी संख्या, लाल ईबी की संचयी संख्या जो है वह कितनी दी गई है, 1032 दी गई थी। और जुलाई तक में बेचे गए, जुलाई तक में बेचे गए लाल ईबी की जो संख्या है वह कितनी दी गई है, एक बार देखना पड़ेगा। जुलाई में जो है बेचे गए ईबी की संख्या जो है वह 816 दी गई है। कितनी दी गई है, 800, कहाँ गया, 816 दी गई है। अब कुछ नहीं करना है, वही 1032 में 816 घटाना है, 1032 में 816 घटा देना है। तो ये वही हम लोग घटाए हैं बार बार, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे बचा कितना, 1, और यहाँ पे बचा तो 216 जो है यह आपका मिल गया। अब कुछ नहीं, अभीष्ट अनुपात पूछा था तो 600 और 216, 600 अनुपाते 216। तो इसको आप काटिए पीटिए, कितना गया, 600/216, 36 छक्का कितना हो गया, 216। और 6 से 100 से काटेंगे कितना हो गया, कि 9 से काटा जाए, 600/216, 25, 25 अट्ठे कितना, 200, दो से काटिए, फिर ऐसे भी इसको काटिए, 4 से काटिए, फिर उसके बाद 4×5 = 20, 4×4 = 16, ये कितना हो गया, 4×5, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो 25 हो गया ना, 25 बार कट गया, और ये जो है कितना बार गया, ये 9। तो ये आपका कितना हो गया, 25/9। ये आपका आंसर है, इसको काट के आप चाहे चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं, कहाँ पे, 1 सेकंड पानी पी ले सब, 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 पर। निम्नलिखित में से कौन उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और अधिगम निर्धारित करने वाले व्यवहारगत उद्देश्यों के गुण हैं। शिक्षक केंद्रित है, अधिगम को केंद्रित और निष्पादित बनाते हैं, और बहुत संकीर्ण रूप से सूक्ष्मताओं पर केंद्रित है। अधिगम अनुभवों के दौरान घटित होने वाले स्वतः स्फूर्त और अनैच्छिक परिणामों से उत्पन्न अवसरों को सीमित करते हैं। उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और अधिगम निर्धारित करने वाले व्यवहारगत उद्देश्यों में कौन से हैं, अधिगम को केंद्रित और निष्पादन बनाते हैं, बहुत संकीर्ण उंकीर्ण जो शब्द है ये, इससे जो है आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, और ये अधिगम अनुभव के दौरान घटित होने वाले स्वतःस्फूर्त और अनैच्छिक परिणामों से उत्पन्न अवसरों को सीमित करते हैं। शिक्षक केंद्रित है, ये भी गलत है। बच्चा किसमें, इसमें 2 बचा, इसमें कौन सा हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और अधिगम को निर्धारित करने वाले जो है, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो अधिगम अनुभवों के दौरान घटित होने वाले स्वतः स्फूर्त और अनैच्छिक परिमाणों से उत्पन्न अवसरों को सीमित करते हैं, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। अधिगम को केंद्रित और निष्पाद्य बनाते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अभिप्रेरण को समर्थन देने वाली रणनीति निम्नलिखित में से कौन से, समस्त पाठचर्या में जुड़ाव प्रयास के बजाय बुद्धिमत्ता पर गुणा आरोपण जो है वह होगा, या फिर आपका जो है अत्यधिक कठिन कार्य, अधिगम के स्थान पर कार्य समापन पर अधिक जोर। तो अभिप्रेरण को समर्थन देने वाली रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो यह जो है अधिगम के स्थान पर कार्य समापन पर जो है अधिक जोर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं।
इसमें क्या होगा, कक्षागत क्रियानिष्ठ अनुसंधान के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध रूप में करिए, योजना, अनुचिंतन, क्रिया, प्रेक्षण, अवलोकन, अनुवर्ती करवाई। इस प्रकार के प्रश्नों को आप इंग्लिश में खोल लिया करिए वहां पे जो है। और मेरे हिसाब से जो है आप अगर तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, तो अधिकतर जो है शब्द अंग्रेजी शब्दों को ही आप लोग वो करिए, क्योंकि हिंदी में काफी क्लिष्ट शब्द आते हैं। अरेंज द स्टेप ऑफ क्लासरूम एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च जो है क्रियात्मक शोध, इसमें हम लोग जान रहे हैं, याद किए, सबसे पहले जो है योजना बनाएंगे, प्लान, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। तो ए और सी जो है उसी से विकल्प चालू होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कहां पर, ये थोड़ा माउस जो है वह काम करना बंद कर देता है। हम्म। निम्नलिखित में से कौन से किशोर शिक्षार्थियों की जो है लाक्षणिकताएं हैं, अधिक संवेगात्मक संवेदनशीलता, आत्म अनुशासन का जो है वह उच्च स्तर इनके अंदर पाया जाता है, या फिर सामाजिक संबद्धता की जो है वह प्रबल आवश्यकता होती है, या हो गया, या अमूर्त चिंतन के लिए संज्ञात्मक विकास और संवेगात्मक वैधता। तो इसमें जो है आत्म अनुशासन का उच्च स्तर कहाँ पे होता है, बी तो नहीं होगा, तो बी। और एक में है, ए तो होगा अधिक संवेगात्मक संवेदनशीलता, तो ए तो होना ही वाला है, और अमूर्त चिंतन के लिए संज्ञानात्मक विकास यह भी होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभिप्रेरण को समर्थन देने वाली रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो अधिगम के स्थान पर कार्य समापन पर अधिक जोर कहाँ दिया जाता है, ये तो समस्त पाठचर्या में जुड़ा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैंने गलत क्लिक कर दिया। अ, आगे चलते हैं। हिंदी में प्रश्न को खोलते हैं। कक्षा प्रबंधन जो है, और सहकार्य पूछा गया है, भावनात्मक क्षेत्र पूछा गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसका जो है शब्दावलियां है और परिभाषा है, इसको आपको मिलान करना है। तो इसमें भावनात्मक क्षेत्र वाला जो है अभिवृत्तियों और भावनाओं पर केंद्रित उद्देश्य, ये तो आपका सही हो जाएगा। सी का जो है वह पहला होगा, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। और कक्षा प्रबंधन एक स्वस्थ अधिगम वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकें, और संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है स्मरण और तर्कड़ा पर उद्देश्य पर आधारित होता है। आगे चलते हैं। शुद्ध शोध क्या है, तो यह व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक ज्ञान प्रयोग करने के तरीके खोजने से संबंधित है, यह कोई प्राकल्पना अथवा सिद्धांत का जो है वह विकास करता है, यह जो है शोध का प्रयोग सामाजिक परिघटना के संबंध में विद्यमान सिद्धांतों को खारिज करके अथवा उनके समर्थन में नहीं किया जाता, इसे मूल शोध भी कहा जाता है। और यह परिघटना के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में किसी सरोकार के इसके बारे में ज्ञान और अधिक जानने का प्रयास संबंधित होता है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। केस अध्ययन विधि क्या है, तो केस अध्ययन विधि का मैंने ट्रिक बताया था कि जहां पे भी गहन और विस्तृत विश्लेषण की बात हो जाए, गहन और विस्तृत विश्लेषण की बात हो जाए, वहीं पे जो है केस अध्ययन होगा, ये आपका कीवर्ड है। जहां पे भी आ जाए तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। इसमें क्या पूछ लिया गया है, ये सब प्रश्न जो है इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं, ये जो है, क्योंकि इससे भी काफी प्रश्न, मानक विचलन गुणांक से भी जो है वो काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CB expressed as percentage of different डेट सेट्स आर गिवन इन ए से डी तक आपका दिया गया है। कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच डाटा सेट है, मैं डेट सेट पढ़ रहा हूँ, थोड़ा हिंदी का विद्यार्थी हूँ। एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको जो है समझते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। तो मानक विचलन का ये वाला सूत्र मैंने पिछली बार भी बताया था कि मानक विचलन का एक सूत्र याद आप रखिए कि विचरण गुणांक, हिंदी में लिख दे रहा हूं, विचरण गुणांक, जिसको हम लोग CB से प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, CB से। और माध्य को जो है यम से प्रदर्शित करेंगे, माध्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, यम से। तो ये विचरण गुणांक CB गुणे माध्य यम, या CB गुणे यम बट्टे जो है आपका 100 हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था,
तो इसमें जो है पहला डाटा एक एक डाटा चेक करना पड़ेगा। तो यम की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 दी गई है, और सीबी की वैल्यू कितनी दी गई है, 70/3 दी गई है। बस इसी पे रख देना है। तो सीबी की वैल्यू कितना है, विचरण गुणांक 70/3 है, और माध्य आपका कितना दिया गया है, 60 दिया गया है बटे 100। इसी को हल कर देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो ये आपका 1400 हो जाएगा बटे 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। पहला वाला जो है वह 14 आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम लोग अगला वाला करेंगे, यही यही मान रख के। तो इसमें जो है सीबी का मान कितना दिया गया है, 6.5 दिया गया है, और यम का मान कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो 6.25 गुणे 80/100। यहाँ पे जो है जीरो से गुणा करेंगे तो यह दशमलव जो है वह दाईं ओर खिसक जाएगा, और 625 में 8 से गुणा करिए, 8 पंचे 40 के जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, और यहाँ पे कितना बच्चा, 5 एकम 5। तो ये आपका हो जाएगा 500/100। इससे जो है ये दशमलव मत खसकाइए, इसका गुणा करिए तो ये 500/100, तो ये आपका 5 आ जाएगा। ये 14 आ गया, ये 5 आ गया। आगे वाला चलते हैं, सी वाला। यहाँ पे भी सीबी का मान कितना दिया गया है, 160/7, और यम का मान कितना दिया गया, इसी सूत्र में रख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सी वाला। और सीबी का मान दिया गया है, यम का मान कितना है, 70/100। तो 7 धम्मा 70 हम लोग जानते ही हैं, और ये आपका कितना आ जाएगा, 160/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 धम्मा 70, 160 में 10 से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा। 1600 बटे जो है 100 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। तो ये वाला आपका कितना आ गया, 16। अब डी वाला बचा है, तो डी वाला भी चेक कर लेते हैं। डी वाला मैं यहाँ चेक करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सीबी का मान कितना दिया गया है, 40/9, और यम का मान कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, बटे 100 कर देंगे। तो 9 धम्मा 90 होता है, और ये आपका 400, और 400/4 जो है वह आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, तो डी जो है सबसे पहले हो जाएगा। तो डी के बाद जो है क्या हो जाएगा, डी के बाद जो है वह बी हो जाएगा, वह बी के बाद सी, बी उसके बाद ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी बी ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितने पर, आगे कौन सा प्रश्न है, ये हिंदी में, हिंदी वाले देख लीजिए। शोध कदाचार में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, इसको अंग्रेजी में पढ़िए। रिसर्च मिसकंडक्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो है डाटा, प्लेगरिज्म डाटा, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन डाटा। तो इसमें जो है शोध कदाचार में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, तो सम्मिलित कौन कौन से के, मतभेद तो होगा नहीं, तो डी तो नहीं होगा। डी 2 ऑप्शन में हट गया। और क्या डाटा मान्यकरण होता है, तो जब मान्यकरण हो जाएगा तो कदाचार किस प्रकार का, तो इसमें जो है ए बी सी आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कौन सा प्रश्न आ गया है, यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो है आपको क्या दिया गया है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो है कैसे होगा, एन बराबर 5 मान दिया गया है, पी बराबर जो है आपको 0.4 दिया गया है। इसमें जो है कैसे इसको हल किया जाए, मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, मानक विचलन, तो मानक विचलन का जो सूत्र होता है वह √n गुणे p गुणे 1 - p, यही वाला सूत्र इसमें लगाइए। तो यहाँ पे जो है n का मान हमको दिया गया है, n का मान कितना है 5, और p का मान जो है वह 0.4 दिया गया है। अब इसी पर रखते हैं अंदर। तो ये मानक विचलन का ये सिंबल है, इसको जो है अंदर रखिए। तो यहाँ पे जो है 5, n का मान 5 रख दिया मैंने, और p का मान कितना रख दिया 0.4, और इसमें जो है 1 - p का मान कितना है 0.4। तो ये जो है कितना हो जाएगा, 5 5 चौक 20 करेंगे, 20 हो जाएगा, और एक अंक बाद जो है दशमलव लग जाएगा, तो कुल मिला के 2.0 हो जाएगा।
और ये गुणे कितना हो जाएगा, 1 में 0.4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.6, 0.6 होगा। ये हटा दीजिए आप इसको। तो इसको अब जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे अंडर रूट, ये आपका कितना मान हो जाएगा इसका, अंडर रूट, इसको पहले लिखिए 0.6, इसका मान कितना होता है, 2×12, तो इसका 2×12 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1.2 हो जाएगा। और अंडर रूट 1.2 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.095 होता है। कितना होता है, 1.095। अब हम लोग इसमें माध्य भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य यम बराबर जो है आपका 5 और गुणे जो है आपका पीग, इसी का गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 0.4, तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2.0। तो 2.0 और 1.095 पहले वाले का होगा, तो 2.0 और 1.95 पहले वाले का हो जाएगा, तो पहले का जो है वह आपका दूसरा हो जाएगा। तो पहले का दूसरा किस में है, 2 ऑप्शन में है। तो अब इसमें कौन सा हो जाएगा, इसको आप ही चेक करिएगा। तो इसमें जो हो जाएगा, ये दोनों तो काट दीजिए और बाकी एक एक आप चेक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी हो इसको आप कर लीजिएगा, एक एक डाटा आप मिलाइए, खुद से भी कुछ अभ्यास करिए, तभी जो है चीजों को समझ में आएंगे। यही सूत्र पे रख देना है। आगे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में किस वर्ष बनाई गई थी, तो ये हम लोग जीके की किताब जब हमारे स्कूल में बढ़ती थी तो वहीं पे ये था, तो ये 1913 था। तो कुछ चीजें जो हैं आपके कॉमन सेंस पर, आपके जो आसपास के परिवेश में चीजें घटित हो रही, उससे जो है एनटीए फर्स्ट पेपर में प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, जो आपकी बेसिक पर आधारित, दिमाग पर आधारित हो, चाहे पर्यावरण दिवस हो या और भी चीजें हैं, उसको जो है आप ध्यान में रखकर चलिए। और इसमें जो है भारत में देखिए उस समय जो ट्रेंड आ गया था कि फिल्म से काफी प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो फिल्म ही यूट्यूब पे सभी लोग फिल्म ही उठा के 1870 के बाद 1900 से लेके फिल्म ही पढ़ाने लगे क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। बाद में जो है एनटीए फिर पैटर्न में बदल दिया, फिल्म उल्म हटा के जो है वह दूसरी चीजों पर आ गया। तो जो है एक दो प्रश्न इससे आते हैं, तो घबराना नहीं है। मेन जो काम है डीआई प्लस मैथ और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन न गलत हो पाए, हायर एजुकेशन के गलत ना हो पाए, फैलेसी के क्वेश्चन न गलत हो पाए, तो इन सब पे जो है बेटा आप लोगों को काम करना है। और मैं जो है सारी चीजों को आपको बताऊंगा, और एक एक प्रश्न जो है जहां से बनते हैं और किस तरीके का प्रकृति रहता है पीवाईक्यू, जब आप संश्लेषण विश्लेषण करेंगे तो वहां पे चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगे। चलते हैं। ईरानी द्वारा आलम आरा कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। फिर देखिए फिल्म से 3 प्रश्न पूछा गया था, तो ऐसा नहीं है ये कठिन सबके लिए होगा, तो आपका गलत होगा तो सबका गलत होगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। निम्न फिल्मों को उनके जारी होने के अनुसार क्रम से लगाना था, तो इसमें जो हम लोग जानते हैं कि सिटी लाइट्स सबसे पहले थी और साइको 1960 में सबसे बाद में आई है, तो इसमें जो है क्रम यही CDBEA हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण के अवरोधक है, तो तेज संगीत अगर हम बजा दें अभी खूब तेज तेज से माइक में चिल्लाने लगे, तो जो है संप्रेषण जो आपको प्रदान कर रहा हूं उसमें जो है बाधा आ जाएगी, तो ये तो होना ही है। बुरा स्वास्थ्य, अभी जैसे मेरे आंख में दर्द हो रही है, मैं अचानक गायब हो जाऊं, तो ये जो है ये भी होगा संप्रेषण में बाधा। काम करने की स्थिति में खराब टेलीफोन, ये भी जो है बाधा है। उत्तम स्वास्थ्य जो है वह कोई प्रकार की बाधा नहीं है। यातायात शोर है, जैसे मेरे बगल गाड़ी ओड़ी चल रही है, एम्बुलेंस अभी दो गई, तो ये सब जो है बाधाएं प्रदान कर रही हैं संप्रेषण में। ठीक, इसमें जो उत्तर हो जाएगा डी वाला छोड़ दीजिए, तो ये ABCE और आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो है संप्रेषण कार्यक्रम जो है वह पूछा गया है। संप्रेषण मीडिया क्या है, तो मीडिया हम लोग जानते हैं कि रेडियो एवं टेलीविजन जो है वह मीडिया है। और प्रौद्योगिकी के अंतर हम लोग जानते हैं कि ईमेल और स्मार्टफोन जो है वह हमारे प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। और व्यवसाय हम लोग जानते हैं कि पत्रकार और विज्ञापन दाता जो है वह व्यवसाय करते हैं। बचा क्या, संप्रेषण कार्यक्रम व सम्मेलन बैठक से हो जाएगा, तो A का IB जो है ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें जो है वह आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1 2 5 14 41 125, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज गिवन बेलो जो है आपसे पूछा गया है। तो क्या क्या दिया गया है, 1 2 5 14
41 और 125। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 पे बढ़ेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ, +1। 2 से 5 पे बढ़ेंगे तो +3। 5 से 14 पे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 14 पर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंक्रीज हो जाएगा। और 14 से 41 पे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 27 हो जाएगा। और 41 से 125 पर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 84। 145, 5 में 1 गए 4। ठीक है, तो ये जो है आपका पैटर्न बन रहा है, क्या है, पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो पैटर्न क्या बना कि 3 का गुणक चल रहा है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 81। तो यहाँ पे जो है 81 होना चाहिए, यहाँ पे 84 आ गया है। तो ये जो है स्थिति गड़बड़ हो गई है, 81 जोड़ेंगे तो 122 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 125 दिया गया है, तो यही जो है आपका रॉन्ग नंबर है। यदि यहाँ पे 122 हो जाएगा, 81 जोड़ देंगे, 81 गुणक चलेगा, तो तब ये जो है सीरीज सही हो जाएगी। तो इसमें गलत पूछा था, तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, परफेक्ट इज रिटन एज 73, देन हाउ विल कॉम्पैक्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज। हाँ, तो इसमें जो है परफेक्ट को 73 लिखा गया है, PERFECT। परफेक्ट को हम लोग क्या लिख दिए, 73 लिख दिए। कैसे लिख दिए, क्या हुआ है, गुणा हुआ है, जोड़ हुआ है। सबसे पहले हम लोग जोड़ देखेंगे कि जोड़ हुआ है, क्योंकि जब छोटा डाटा प्राप्त हो तो आप पहले जोड़ ही करिएगा। तो 16 जो है पी का मान होता है, मैं बोल रहा हूं कि अल्फाबेट सारे जो है याद कर लीजिए किसका मान क्या होता है। ई का मान जो है 5 होता है, आर का मान 18 होता है, एफ का मान जो है 6 होता है, ई का मान 5 होता है, सी का मान 3 होता है, टी का मान 20 होता है। देखिए हमको सब याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसमें जोड़ेंगे तो 20 5 25 हो गया, और 25 5 30 हो गया। 30 30 10 40 या 46 46, और 4 50 2 52 52, और ये आपका कितना 50, और इसमें बचा 1, 50 60 70, और इसको जो लिखा गया है 70, और ये बचा कितना, ये 3। तो 70 3 73, ये जोड़ कर आया है। तो इसी प्रकार जो है कॉम्पैक्ट को जोड़ेंगे, COMPACT, सभी के मान को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका मान जो है 20 हो गया, इसका मान जो है 3 हो गया, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 16 हो गया, JKL का मान 12, M का मान 13, O का मान 15, C का मान 3। तो इसको है मैं लिख कर यहाँ पे जोड़ दे रहा हूं। तो 20 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 16 हो गया, और 13 हो गया, और 15 हो गया, और 3 हो गया। तो जोड़िए इसको, तो 3 1 4, 6 4 10, 10, और ये 3 3 6 10 6 16, और 16 और 5 21, ये 1 हासिल 2, 2 दूनी 4, 1 5 1 6 1 7। तो ये है 71 जो है आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर, ये हिंदी में आ गया। इसमें क्या पूछा गया है, एक दिन का कितना प्रतिशत जो है आपसे पूछा गया है कि वह घंटे के बराबर होता है। तो इसको कैसे किया जाएगा, एक दिन में जो है, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे में होता है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। हाँ, तो एक दिन में 3 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, 3 घंटे का, तो का जो है नीचे आया, तो 24 को हम लोग नीचे रखेंगे। तो 3/24 गुणे 100, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100/8 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 100/8। तो अब 8 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, और यहाँ बचा कितना, 8 दूनी 16, और ये जो है 8 पंचे 40, 12.5। तो ए का जो है वह तीसरा होगा, ए का जो है तीसरा होगा। तो हम ऑप्शन में चलते हैं, ए का तीसरा जो है 2 में है, तो ये जो है 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बी का आई बी दोनों में है, तो बी वाला हमको चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब जो है सी वाला चेक करने की जरूरत थी, वहां जो है सब मत चेक करने बैठ जाइएगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत पूछा गया है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज जो है वो कौन कौन से हैं,
3 है प्लस 6 है प्लस 9 है प्लस 12 है प्लस 15 है। इसका औसत पूछा है तो टोटल संख्या कितनी हो गई 5। 6 3 9 9 9 18 और 18 और 12 कितना हो गया 18 2 20 10 30 30 10 40 5 45/5। तो 45/5 करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो बी का जो है सी का जो है वह 9 आ जाएगा, तो 3 सी का जो है वह पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन तो ये हमको पता चल गया कि ये होगा। लेकिन जो है अभी मैं आपको जो है ये जो 2 बचे हैं इसको भी सॉल्व कराऊंगा। अब प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं जो हैं काफी विद्यार्थी को पता ही नहीं कि सबसे छोटी संख्या जो है अभाज्य में वह 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। तो 2 से प्रारंभ करेंगे, 3 से प्रारंभ नहीं करेंगे। ये जो है जब हम कक्षा 10 में थे या 9 में थे तो वहां पे हमारे मैथ के टीचर ने अचानक उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि सबको जो है खड़े करवा के वो पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। और पूरी क्लास लगभग खड़ी हो गई थी। सबसे अंत में जो है हमसे पूछा गया, तो मैंने बताया कि 2 है। उसके बाद जो है हमसे ही सबको पनिश करवाया था कि आप जाइए इनको 2-2 मतलब डंडा रहता था नीम का, कहे कि इसको मारिए। तो जिनसे दुश्मनी थी उनको तो तेज तेज मारा गया, बाकी जिनका वो था उनको धीमे धीमे। तो यही है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 है। और इसको जोड़ते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, और क्या हो गया 19 हो गया। प्रथम 9 पूछा गया है ना, तो 19 हो गया, और क्या हो गया 23 हो गया। तो इसको जोड़ के उसके बाद टोटल संख्याएं कितनी हैं, 9 है तो 9 से भाग देना। जोड़िए इसको, कितना हो गया 3 2 5 5 10 10 7 17 17 17 दूनी 34, ये वाला 17 17 दूनी 34 और 34 34 और 11 34 6 40 40 4 44 17 40 10 50 57 57 20 50 70 80 80 80 और ये वाला 9 80 9 89 और बचा 10। तो ये जो है 100/9 आपका ये वाला हो जाएगा 100/9। तो 100/9 करेंगे तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, 9 में भाग देंगे तो 9 एकम 9, उसके बाद फिर हम लोग भाग देंगे तो 9 एकम 9। तो ये वाला जो है आई बी हो जाएगा। अब ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है, तो ए की आयु की तुलना में सी की आयु कितने वर्ष कम है। तो ए और बी की आयु का योग ए प्लस बी कर दीजिए। क्या कर देंगे, ए प्लस बी। और बी प्लस सी की आयु के योग से कितना कम है, तो 12 वर्ष नहीं अधिक है। तो बी प्लस सी की आयु से कितना अधिक है, 12 वर्ष अधिक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ए बराबर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बी माइनस बी करके और सी प्लस 12 कर सकते हैं, या ए बराबर जो है सी प्लस 12 कर सकते हैं। तो जो है सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर जो है ए माइनस 12 हो जाएगा। तो इसकी जो आयु प्राप्त हो जाएगी वो 12 वर्ष प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि एक जेवरात जो है वह 3 विक्रेताओं के हाथों से गुजरता है तो उसकी कीमत पूरे 65% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 65% बढ़ जाती है। यदि प्रथम और द्वितीय विक्रेता को क्रमशः 20% और 25% लाभ होता है तो तृतीय विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कुछ नहीं करना था, यदि एक जेवरात 3 विक्रेताओं के हाथ से गुजरता है तो जेवरात में जो है इसकी मूल कीमत हम लोग मान ले रहे हैं कि मूल कीमत जेवरात की वह कितनी है, वह 100% है। कितनी है, 100%। अब इसमें जो है 20% वृद्धि हो जाती है, तो 100 + 20% वृद्धि करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो इसका जो है प्रतिशत निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 × 120/100। कितना हो जाएगा, 100 × 120/100। तो ये आपका हो जाएगा 120। अब दूसरा विक्रेता जो है वह कितना लाभ कमाता है, 25% का लाभ। तो दूसरा विक्रेता तो 25% का लाभ कमाता है, तो इसी वाले से जोड़ना था 120 पे। अब जो है वह 25% का लाभ प्राप्त होगा तो कितना हो जाएगा, तो 120
और 25% का लाभ, तो 100 पे 25% और ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 120 गुणे 125 बटे 100 करेंगे तो यहाँ पे जो है वह कितना हो जाएगा, ये आपका, इससे काटा पीटी करिए, ये आपका हो जाएगा कितना, 12 12 बराबर में 144, और नहीं, इसको 0 से 0 काटिए, उसके बाद जो है 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150 रुपए। कितना हो जाएगा, 150। अब जेवरात की कुल कीमत 65% तक बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, 65 तक। तो 100 का जो है वह 165% निकालेंगे, या मतलब नहीं, 100 में 65% बढ़ा तो 65%, 100 गुणे 65 बटे 100, तो ये कितना हो गया, ये 65%। अब ये टोटल 100 में कितना जोड़ेंगे, 65%, तो ये आपका हो जाएगा 165%। अब तीसरे विक्रेता को लाभ पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा तीसरे विक्रेता को लाभ, तीसरे विक्रेता को लाभ जो है वह कितना हो जाएगा, तो 165 में जो है हम लोग दूसरे विक्रेता का लाभ घटा देंगे 150, दो तीसरे विक्रेता का लाभ हमको पता चल जाएगा। तो ये कितना है, 6 में 5 गए 1, तो 15 जो है आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें तो लाभ प्रतिशत पूछा गया हुआ। एनटीए देखिए किस प्रकार से आपके, कितने बच्चे जो हैं सोचे होंगे कि मेरा आंसर आ गया, 15 लगा के आगे बढ़ गए। नहीं, इसमें जो है प्रतिशत लाभ पूछा गया, तो लाभ कितना हो जाएगा, 15 बटे 150 गुणे 100 होगा ना, 15 बटे 150 गुणे 100, तो ये आपका हो जाएगा 10%। ये आपका 10% हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा देख के प्रश्नों को सॉल्व करना है, और यही सब गलतियां रहती हैं जो कि, आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो है पूछा गया है कि 1600 का 25% का 5% जो है वह कितना है, 1600 का जो है 25% का 5% 50 है। तो चेक करिए इसको, क्या 5% 50 है, तो 1600 का 25%, 1600 का 25%, तो जीरो जीरो काट दीजिए, जीरो जीरो काट दीजिए, 16 और 25, 16 गुणे 25 कितना हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। 16 25 में 400, और 400 का जो है 5% निकालिएगा, 400 गुणे 5 बटे 100, तो ये जीरो जीरो, ये जीरो जीरो, 5 चौक 20, तो ये क्या 50 है, नहीं ये 20 है। तो ये वाला तो गलत हो गया, तो ए वाला तो होगा नहीं, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ये और ये बचा बी और डी। तो बी और सी चेक करने की जरूरत नहीं है, डी वाला चेक करने की जरूरत थी, लेकिन मैं जो है चेक करवा दे रहा हूँ। इसमें जो है बी वाला चेक करेंगे आप लोग, 10,000 के 33 सही 1/3 का जो है 0.15% जो है 5 है, तो 10,000 का 2240, हाँ 10,000 का जो है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 तिहाई 99, एक 100/3, क्या 100/3, तो 10,000 का जो है 100/3 निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 10,000 गुणे 100/3/100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10,000/3, 10,000/3। अब इसी 10,000/3 का जो है हमको कितना निकालना था, 0.15%, 10,003 का जो है हमको 0.15% निकालना है, 0.15%, तो 0.15/100 हो जाएगा। ये जीरो जीरो, यहाँ जीरो जीरो काटेंगे तो ये आपका दशमलव उधर खिसक जाएगा, तो ये आपका 15/3 हो जाएगा, और 15/3 का मान 5 आएगा। तो ये 5 बी वाला तो आपका होने वाला है, ये तो सही दिया गया। ये थोड़ा सा क्या है इसमें समस्या, ये समझ लीजिए आप लोगों की, मतलब कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी, तो इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। नहीं तो जीडीसी इत्यादि की परीक्षाएं लगी हैं, उसके संदर्भ में भी विद्यार्थियों के काफ़ी मैसेज आते रहते हैं, तो मैं नेट वालों को साथ लेकर चल रहा हूँ, काफ़ी मेहनत से आपको सॉल्व करवाता हूँ 1.5-2 घंटे में। तो कम से कम इसको जो है आप लोग शेयर करिए, और जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, और यही सबसे प्रश्न बनेगा, पीवाईक्यू से ही प्रश्न बनते हैं घूम फिरा के। हाँ, तो काफी जो है वहां पे भटकिए मत, आप लोग सही मार्ग पकड़िए। उसी, मतलब हम भी पेपर दिए हैं
जीआरएफ हमारा भी हुआ है तो हम बताएंगे 35 प्लस प्रश्न कैसे होगा। तो यही सब प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, नहीं चाहे आप जितने लाख कोर्स खरीद लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें और करवाने ब्याज वाला करवा दिया जाए कि 1,50,000 है कि 15,000, 1,50,000 पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5400 अर्जित की जाती है तो ब्याज दर 12% है। इस तर्ज पर खूब प्रश्न पूछा गया है। क्या? इस तर्ज पर खूब प्रश्न पूछा गया, तो इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं। ब्याज वाला जो है हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर जो है एसआई बराबर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, पीआरटी बटे 100 होता है। तो यहाँ पे ब्याज कितना है? 5400 है। और जो है हमको मूलधन कितना है ये आपका दिया गया है, ये 15,000 है। 15,000 गुणे आर गुणे 3/100, कितना? R/300। तो ये जो है इसको आप काट ही दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 130 गुणे आर गुणे 3। और अब आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आर बराबर जो है वह 5400 बटे 150 गुणे 3, ये जो है आपका नीचे चला आएगा 150 गुणे 3। इसको काट पीट दीजिए, 5400 बटे 450, 5400 बटे 450। तो इसको जो है काटिए, और 5×9=45, नहीं इसको है जो काटिए, कितना हो गया? 5400 बटे 450, 0 0, और 45 से भाग दीजिए 540 में, तो कितनी बार जाएगा? 45 एक कम 45, उसके बाद जो है कितना बचा इसमें? 54, 45 दूना 90, तो ये 12% आपका आ जाएगा। 12% आ गया, तो दर दिया है 12%। ये अनुपात वाला भी आप कर लेंगे, x बराबर 3 के मान के और 2 के 3 के। तो यहाँ पे जो है सबको जोड़ दीजिए, 3 4 5 अनुपाते, तो ये जो है 3 4 5 के अनुपात में आएगा। ये जो है यहाँ पे 2 3 7, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहाँ पहुंच गया? इसमें जो है कथन अनुविपरीत पूछा गया है, तो इसको जो है अंग्रेजी में देखिए। सब कंट्रेरी पूछा गया है, तो मैं बार बार कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं, AEIO वाला। क्या बताया हूं? AEIO वाला कॉन्सेप्ट। ये जो है क्या है? ये ऊपर वाला इसको कहते हैं विपरीत, कॉन्ट्रेरी, और नीचे वाले को उप विपरीत, हिंदी वाले सब कॉन्ट्रेरी। तो इसमें क्या पूछा गया है? उप विपरीत, विपरीत। तो ये सार्वभौमिक सत्य होता है। क्या होता है साथियों? सार्वभौमिक सत्य। जैसे कि सभी जो विद्यार्थी हैं हमारे YouTube लेक्चर को सुन रहे हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है। और ई वाला जैसे कोई कथन हो कि कोई भी विद्यार्थी हमारे YouTube वीडियो को जो है वो शेयर नहीं करता है, तो ये जो है सार्वभौमिक नकारात्मक है। और ये आई वाला कथन क्या है? कि कुछ विद्यार्थी हैं जो हमसे संवेदनाएं जुड़े हैं, जो हमारी क्लास देख रहे हैं, तो ये जो है विशेष सकारात्मक हो गया। आई वाला क्या है? विशेष सकारात्मक। और ओ वाला क्या है? कि इसमें जो है कुछ विद्यार्थी जो है वह हमारी क्लास को नहीं देखते हैं, तो ये जो है विशेष नकारात्मक हो गया। तो इसमें जो है सब कंट्रेरी वाले यही नीचे दोनों होते हैं, आई और ओ वाला। तो कुछ और कुछ नहीं वाला जो है वही हमारा सब कंट्रेरी हो गया। तो सी और डी जो है इसका आंसर हो गया। ऑल स्पैरो आर बर्ड और नो स्पैरो आर बर्ड, ये जो है यह कंट्रेरी हो गया। मान लीजिए कंट्रेरी पूछा होता तो ये जो है कंट्रेरी हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। इसमें क्या है? यदि कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं को असत्य माना गया है, तो निम्नलिखित में से किन कथनों को सत्य माना जाता है? फिर वही AIO वाला कॉन्सेप्ट, AEIO। तो ये जो है कंट्राडिक्ट होता है, ए और ओ, आई और ई जो है कंट्राडिक्ट होता है। यदि कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं, तो ये प्रकृति हमने पहचाना कि ये जो है विशेष सकारात्मक है, वो विशेष नकारात्मक ओ वाला की बात हो रही है। यदि इसको असत्य माना गया है तो कंट्राडिक्टी ए वाला होगा। तो हम जान रहे हैं कि सभी जो जानवर है पक्षी होते हैं, ये जो है सत्य माना जाएगा, तभी जो है विरोध होगा। क्योंकि जब इसको जो है कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं को असत्य मान लिया गया है, तो सभी जानवर जो पक्षी होते हैं इसके विरोध में बात हो गई, तो ये वाला सत्य होगा। तो ए तो आपका होगा, ए आपका होगा, ए आपका होगा। अब ये वाला असत्य है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं, असत्य है, तो कुछ जानवर पक्षी होते होंगे, तो ये वाला जो है आपका सत्य हो जाएगा। तो आई वाला सत्य होगा। तो इसमें जो है कहाँ गया?
कुछ ए और डी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, ए और डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, सांसारिक शब्दों से युक्त पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना अनैतिक है क्योंकि हमारे बच्चों को असम्मानपूर्ण और गंदे शब्दों से अवगत होना उचित नहीं है। उक्त युक्त में कौन सा तर्कदोष विद्यमान है? तो इसमें जो है तर्कदोष पूछा गया है। तो सांसारिक शब्दों से युक्त पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना अनैतिक है। एक प्रकार से देखिए, इसमें कह दिया गया शुरू में ही कि जो पाठ्यपुस्तकें हैं इसका प्रयोग करना अनैतिक है। घूम फिरा के फिर वही बात, चक्रक युक्ति या चक्रक श्रृंखला की घूम फिरा के हम इसी बिंदु पर हैं, और घूम फिरा के जो है इसी बिंदु पर हम घूमते 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 इसी बिंदु पर वही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि बच्चों को असम्मानपूर्ण और शब्दों से अवगत नहीं होना चाहिए। तो ये जो है चक्रक युक्ति हो गई, चक्रक युक्ति। ठीक है, इसमें जो है ये वाले प्रश्न खूब पूछे जाते हैं एनटीए में। इसका भी ट्रिक आप आज आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो वहां पे इसको लिख लिया था कि यदि, इंग्लिश में देखिए इसको, यदि डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात हो, यदि डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात हो तो हम लोग ब्रॉड टू नैरो चलेंगे, ब्रॉड टू नैरो चलेंगे। कहां चलेंगे? ब्रॉड टू नैरो चलेंगे। यहां पे ब्रॉड क्या है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज है उसके बाद उससे छोटी छोटी चीज चलेंगे। तो सबसे पहले जो है वह हम लोग जानते हैं कि फूड प्रोडक्ट हो गया, उसका टुकड़ा करते चलेंगे, नैरो मतलब पतला होते चलेगा। तो अंतिम स्थिति जो है वह क्या प्राप्त हो जाएगी? इसको रुकिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वह खाद्य उत्पाद हो जाएगा, और कुटीर पनीर जो है सबसे अंत में हो जाएगा। पनीर का भी एक छोटा टुकड़ा कुटीर पनीर। तो ब्रॉड सबसे बड़ा खाद्य उत्पाद, उसके अंदर कई चीजें सम्मिलित हैं, तो जो है ये आपका हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग इंटेंशन की बात होगा तो क्या चलेगा? ब्रॉड टू नैरो चलेगा। और इंटेंशन की बात होगा, ये कोनोटेशन या डेनोटेशन में कोनोटेशन की बात होगा तो इसी का उल्टा कर देंगे, नैरो टू ब्रॉड चलाएंगे। तो जो है खाद्य वाला एकदम लास्ट में आ जाएगा। बस इसको रट्टा मार लेना है कि डिक्रीजिंग एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है तो हमको जो है वहां पे ब्रॉड टू नैरो चलाना है, और इसी से प्रश्न बनता है। ये वाला प्रश्न कि विश्वविद्यालय की एक छात्रा को दिन में कभी भी लिखते हुए पढ़ते हुए नहीं देखा जाता, परंतु वह सौंपे गए कार्य को हमेशा समय से प्रस्तुत करती है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह रात में पढ़ती है और लिखती होगी। शास्त्रीय भारतीय दर्शन के मीमांसा मत के अनुसार उपयुक्त युक्ति में ज्ञान के किस साधन प्रमाण का प्रयोग है? तो यह जो है अर्थापत्ति होता है। क्या होता है? अर्थापत्ति। जहां पर यह मान लिया जाता है कि यदि आपका जो है लिखते हुए पढ़ते कभी नहीं देखा गया है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वह रात में पढ़ती होगी। जैसे मेरा वीडियो डालते ही कोई बहुत लोग नहीं देखते हैं लेकिन अगले दिन व्यूज जो है वह बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि लोग जो है रात में हमारे वीडियो को देखते हैं। तो अर्थापत्ति जो है ये आपका आंसर हो गया। इसी के तर्ज पर जो है पीवाईक्यू पूछा जाता है कि रमेश जो है वह मोटा है लेकिन उसे दिन में खाते हुए नहीं देखा गया है, तो इससे जो है युक्ति निकाली गई कि वह शायद रात में खाता होगा। तो यही अर्थापत्ति है। आगे चलते हैं, एचटीटीपी का फुल फॉर्म पीवाईक्यू है। इन तरीके के प्रश्नों को गलत ही नहीं करना है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है बी वाला आपका हो जाएगा। ये वेब ब्राउजर उसके बीच जो है काम करता है, ये हम लोगों को पता है, कल इस पे चर्चा की गई थी। इसमें क्या हो जाएगा? नेटवर्क पूछा गया है, द आईईई नेम ऑफ वाईफाई इस, तो ये जो है 802.11 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा गया है? स्मृति भंडारण क्षमता का जो है सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम जो है वह छोटे से बड़ा चलता है। तो परीक्षा में पता लगे आपको प्रश्न आता रहे और आप बड़े से छोटे लगा दें तो इनको भी ध्यान में रखना, छोटे से बड़ा पर चलेंगे। तो इसमें जो है सबसे छोटा 1 किलोबाइट है, तो ए सी तो सबसे पहले होगा। एनटीए खेला कर रहा है कि सी सभी में दिया है। तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि टेराबाइट के बाद जो है पेटाबाइट आता है, तो बी के बाद ए होने वाला है, तो बी के बाद जो है ए होगा, तो ये दो ऑप्शन तो होने वाले नहीं है। अब किलोबाइट के बाद सर हम लोग जानते हैं कि मेगाबाइट होगा, तो सी के बाद जो है ई होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर, 35 नहीं 34 पर। एक किलोबाइट में जो है 1024 बाइट होते हैं। कैसे मेमोरी एक द्वितीयक भंडारक है? तो यह द्वितीयक भंडारक नहीं है, बी तो आपका नहीं होगा, तो बी जो है आपका गलत हो गया। एएलयू एक कंट्रोल यूनिट है, ई भी आपका जो है वह गलत हो गया। तो एसीडी इसका आंसर हो जाएगा। हब एक नेटवर्क है, हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार राउटर जो है वह नेटवर्क साझा करता है, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये तो काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं,
इसमें क्या पूछा गया, मार्डम मार्डेम मार्डेम का जो है प्रश्न 2018, वो सॉरी जो परीक्षा एक बार ऑफलाइन हुई थी उसमें भी इसका प्रश्न पूछा गया था। ऑफलाइन परीक्षा में भी इसका प्रश्न पूछा गया था कि मार्डेम का कार्य क्या होता है, और मार्डेम पूछा भी जाता रहा। तो मार्डेम जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। यह एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का रूपांतरण होता है। ये क्या है सर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, तो जब हम लोग जहाँ पे पेट्रोल पंपों पे जाते हैं तेल भरवाने, तो वहां पे देखिए जो कांटा चलता है तो वह जो है एनालॉग के रूप में होता है, तो वही है एनालॉग। और इसमें जो है ए का जो है आई बी से मिलान हो गया, तो ये दो विकल्प तो काट दीजिए। तो उसके बाद क्या हो गया, रिपीटर जो है वह सिग्नल को जो है वह पुनर्जीवित करता है, यह भी हमको पता है। तो डी का जो है वह पहला हो गया, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। डी का पहला दो में है, रुक जाइए एक सेकंड चेक करने दीजिए। और बचा क्या, राउटर जो है वह क्या है, और एनआईसी क्या है, तो ये जो है फिजिकल भौतिक एड्रेस है, तो ये वाला आंसर आपका होगा पहला वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव विविधता हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस में जो है अंतरराष्ट्रीय, ये कब मनाया जाता है, इसको ये 22 मई को मनाया जाता है, ये तो फेमस है, जीके की किताब में मिल जाएगा। उसके बाद 16 सितंबर को जो है वह ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल दिया गया है, तो ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये अब 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस को आप याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जल उपचार के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सी रासायनिक जो है प्रक्रिया उपचारी प्रक्रिया है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वह स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कंदन जो है रासायनिक उपचार प्रक्रिया है। स्कंदन की प्रक्रिया में जो है वह पानी में जो है, पानी में छोटे छोटे निलंबित कणों का एक साथ चिपक जाना होता है। पानी में छोटे छोटे निलंबित कणों का एक साथ चिपकने, एक साथ चिपकने और बड़े भारी गुच्छे बनाने के लिए, और बड़े भारी गुच्छे बनाने के लिए रसायनों जैसे रसायनों इसमें जैसे प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम हो गया और सल्फेट, या फेरिक क्लोराइड हो गया। एल्यूमिनियम एल से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, और फेरिक क्लोराइड हो गया, फेरिक क्लोराइड। तो इनका जो है इनको पानी में मिलाया जाता है, तो यही जो है स्कंदन है, पानी में मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक है, तो आर्द्र भूमि भी सिंक है, महासागर भी सिंक है, और मृदा भी है, और हाथी भी है। हाथी क्या है इसमें, एक सेकंड इंग्लिश में चेक करने दीजिए। एलिफेंट, हाँ तो ये भी जो है चारों है इसका, तो चारों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है, रिक्टर स्केल पर 3 माप वाले भूकंप की तुलना जो है वह रिक्टर स्केल पे 4 माप भूकंप में कितनी अधिक ऊर्जा का मोचन होता है, तो ये जो है 2 गुना होता है, 10 गुना होता है, 10 गुना 10% होता है, 50% होता है। तो यह जो है मेरे हिसाब से यह जो है क्वेश्चन वो गलत दिया गया है। इसमें जो है ऊर्जा लगभग 32 गुना होती है। कितना होती है, 32 गुना होती है। होती तो 31.6 के करीब है, लेकिन 32 गुना जो है यह ऊर्जा होती है। तो यह प्रश्न जो है यह गलत है, इसको शायद ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया। एनटीए में काफी प्रश्न गलत भी रहते हैं, तो ये जो है आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। इसमें जो है वह क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो है प्रकाश वोल्टीय तंत्रों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें छोटे से बड़ा व्यवस्थित करना है, तो सबसे छोटा हम लोग जानते हैं कि सौर सेल हो गया, सौर सेल हो गया। तो सी तो सबसे पहले होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने वाले नहीं है। सी यदि सबसे पहले हो गया तो ये दोनों ऑप्शन आपके होने वाले नहीं है। अब इसमें हो क्या जाएगा, सबसे लास्ट में जो है वह एरे व्यू आता है, एरे फील्ड व्यू। एरे फील्ड व्यू होगा कि एरे व्यू होगा, इसमें आप बताइए, एरे फील्ड व्यू होगा कि एरे हम्म,
निम्नलिखित प्रकाश वोल्टी तंत्र को जो है वह छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सौर सेल तो सबसे छोटा होगा, यह हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद सौर सेल के बाद जो है वह क्या हो जाएगा, सौर सेल के बाद जो है वह ए दोनों में दिया गया है मॉड्यूल जो है वह होगा। उसके बाद जो है वह क्या होगा, उसके बाद यही थोड़ा सा संशय की स्थिति है, इसमें क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझिए। इसका उत्तर जो है मेरे हिसाब से ये बी वाला ही होना चाहिए। इस एरे फील्ड व्यू जो है वह बाद में होगा। इसमें जो है क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य परक शिक्षा के समेकन पर बल दिया गया है। तो छात्रों के समग्र विकास पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया, छात्रों के समग्र विकास पर बल दिया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 42। मूक जो है, मूक का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इन प्रकार के प्रश्नों को इंग्लिश में पढ़िए। तो इसका जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है जो कि आपको प्रदान किया जाता है। तो ये आपका 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रभावी प्रशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदमों को जो है सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसी नीतियां तैयार करें जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें। निर्णय लेने में अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों को शामिल करना। तो इसमें जो है सबसे पहले निर्णय लेंगे, उसके बाद जो है स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी सहित शासी निकाय की स्थापना। उसके बाद जो है ऐसी नीतियां तैयार करना जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे। उसके बाद सबसे लास्ट में है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। वैदिक युग में क्योंकि शिक्षा एक आदर्शवादी प्रकृति थी, आचार्य निम्नलिखित पर बल देते थे। तो इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति पर तो बल नहीं देते थे, बाकी चरित्र निर्माण, धार्मिकता, राष्ट्र के विकास के लिए अभिवृत्ति सृजन, तो ये सारी चीजें जो है हो जाएंगी। कुछ प्रश्न जो है आपके कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं, तो वो आपके न गलत होने पाए। ये वाला प्रश्न का क्या है, AICT की स्थापना कब हुई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो 1945 में है। PYQ है, काफी बार पूछा गया है। इसमें जो है ICHR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च जो है यह कब आया, यह 19, पहले ए वाला 2 से मिलाइए, ए वाला 2 में 2 है, तो बी वाला जो है पहले से हो जाएगा। कब हो जाएगा, पहले से हो जाएगा। और नीति आयोग जो है वह सी का IB होगा, तो सी का IB इसमें है। और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलासफिकल रिसर्च ये वाला जो है आपका किस में हो जाएगा, तो ये है 1977 में। ये भी काफी बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। ये जो है आपका खत्म हो गया। गद्यांश में बार बार कहता हूं कि आपके विवेक पर आधारित होता है, इसको आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। 45 प्रश्नों का जो है आपको काफी देर बताया गया है, सॉल्व कराया गया है। इसको जो है आप लोग रोज जुड़ने के लिए, रोज एक प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, एक सेट, तो उसके लिए जो है आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है उनको ये क्लास प्रदान करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।